नमस्कार साथियों, जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय इतिहास के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है मुगल काल, और मुगल काल के अंतर्गत हम मुगल वंश के संस्थापक बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक साथियों में शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि प्रत्येक बुधवार तथा शनिवार को प्रातः 9 बजे मेरे द्वारा प्रस्तुत वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन। मुगलों का राजत्व सिद्धांत शरीयत पर आधारित था। तो प्रश्न आता है कि मुगलों का राजत्व सिद्धांत आधारित था, तो ये था शरीयत पर। शरीयत का सामान्य अर्थ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इस्लामी धार्मिक कानून को कहा जाता है शरीयत। मुगल प्रशासन भारतीय तथा विदेशी तत्वों का मिश्रण था। तो भारतीय तथा विदेशी में भी कौन सा? अरबी तथा फारसी तत्वों का मिश्रण था। मुगलों ने खलीफा की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की थी। साथियों, ऐसे बिंदु जो हैं वो उन प्रश्नों में आते हैं जब आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है। तो मुगलों ने खलीफा की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की थी। मुगल कालीन राजत्व का स्पष्ट वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मुगल कालीन राजत्व का स्पष्ट वर्णन मिलता है आईने अकबरी ग्रंथ में। और आईने अकबरी ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये रचना है अबुल फजल की। अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे अबुल फजल। अब देखिए, अबुल फजल का जो ये कथन है ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अबुल फजल ने राजत्व के संदर्भ में क्या कथन दिया है, देखिए आप अच्छी तरह। इनका मानना था कि ईश्वर की दृष्टि में राजा से ऊंचा अधिकारी कोई नहीं होता है तथा जो लोग बुद्धिमान हैं वे इस देविक स्रोत के अनुग्रह का आनंद लेते हैं। तो ये कथन आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है अच्छी तरह से। अगली शब्दावली हम ले रहे हैं विजारत। देखिए साथियों, विजारत किसे कहा जाता था? मुगल काल में जो मंत्री परिषद होती थी राजा की सहायता के लिए, उस मंत्री परिषद को कहा जाता था विजारत। मुगल प्रशासन में बादशाह की सहायता के लिए जो मंत्री परिषद होती थी उसे विजारत कहा जाता था। अब प्रश्न आता है मुगल प्रशासन किस प्रकार का प्रशासन था? तो केंद्रीकृत निरंकुश प्रशासन था। सम्राट के द्वारा लागू किए गए आदेश ही कानून माने जाते थे। पूरी तरह से सम्राट बादशाह की निरंकुशता चलती थी। तो आप मुगल प्रशासन को किस तरह का प्रशासन बताएंगे? तो उत्तर आ जाएगा केंद्रीकृत निरंकुश प्रशासन। इसका कारण क्या था? क्योंकि समस्त शक्तियां मुगल काल में बादशाह में निहित थी। बादशाह के अधिकार असीमित थे तथा इसके आदेश जो थे वो कानूनी थे। अब देखिए साथियों, मुगल कालीन साम्राज्य का सर्वोच्च जो पदाधिकारी होता था बादशाह के पश्चात, वो होता था वजीर। ये आपको ध्यान में रखना है। अब कई बार ऑप्शन में जो है वजीर नहीं देकर आपको वकील या प्रधानमंत्री भी दे सकता है। तो वजीर को ही वकील या प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। तो वजीर साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था और इसे सैनिक तथा असैनिक दोनों अधिकार प्राप्त थे। तो ये आप जो कथन है वो सत्य असत्य के संदर्भ में ध्यान में रखिए। प्रश्न में कथन आ जाता है कि वजीर साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था तथा इसे सैनिक तथा असैनिक दोनों अधिकार प्राप्त थे। तो ये कथन एकदम सही है। ऐसा नहीं है कि केवल उसको सैनिक अधिकार प्राप्त थे, सैनिक के अलावा असैनिक अधिकार भी वजीर को प्राप्त थे। अब देखिए, बाबर तथा हुमायूं के समय वजीर का पद जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि अकबर के शासनकाल में वजीर का पद
और कम महत्वपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद में वजीर का पद अपनी जो प्रतिष्ठा है वो खोता हुआ चला जाएगा। तो कौन से दो मुगल बादशाह थे जिनके समय वजीर का पद बहुत महत्वपूर्ण था? तो वो थे बाबर और हुमायूं। अब देखिए साथियों, ये नाम पूछा जाता है परीक्षा में, निजामुद्दीन खलीफा किस मुगल बादशाह का वजीर रहा है? तो निजामुद्दीन खलीफा वजीर था बाबर का। दो नाम और आपको ध्यान में रखने हैं विशेष रूप से, अमीर उवैस और हिंदू बेग। अमीर उवैस और हिंदू बेग जो थे ये किसके वजीर थे? ये हुमायूं के समय वजीर थे। अब बात आएगी देखो वकील की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वजीर को ही वकील या प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। तो इस वजीर को वकील जो नाम है वो किस बादशाह के काल में दिया गया? तो उत्तर आएगा अकबर। अकबर के शासनकाल में वजीर को वकील कहा जाने लगा। अब देखिए अगला प्रश्न जो परीक्षाओं में आता है वो ये आता है कि अकबर के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में अकबर का वकील कौन था या वजीर कौन था? क्योंकि वजीर को वकील नाम दे दिया गया था अकबर के शासनकाल में। तो वो कौन था? तो वो था बैराम खां। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि अकबर के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में अकबर का जो संरक्षक था वो बैराम खां ही था। तो ये बैराम खां ही जो है वो अकबर के शासनकाल का प्रारंभिक वकील या वजीर था। अब देखिए वकील को एक नाम से और जाना जाता था, वो नाम भी आ जाता है परीक्षा में, वकील ए मुतलक। वकील को और किस नाम से जाना जाता था? वकील ए मुतलक के नाम से। अब देखिए साथियों, बैराम खां के पतन के पश्चात अकबर ने वकील की शक्तियों को कम करने के लिए 8वें वर्ष, ये आपको ध्यान में रखना है, 8वें वर्ष दीवान, जिसका अन्य नाम क्या एक नाम और भी था, दीवाने वजारत ए कुल का नया पद सर्जित किया। तो देखिए बैराम खां का पतन हो गया था 1562 में और बैराम खां के पतन के पश्चात अकबर ने वकील की शक्तियों को कम करने के लिए 8वें वर्ष क्या किया? एक नया पद सृजित किया। उस पद का नाम आपको पूछा जा सकता है, तो उस पद का नाम था दीवाने वजारत ए कुल। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए दीवान, ये दीवान जो नया पद सृजित किया गया था इसको राजस्व तथा वित्त मामलों का प्रधान बनाया गया अकबर के द्वारा। तो राजस्व तथा वित्त मामलों का प्रधान कौन कहलाया? तो वो होता था दीवान। और अकबर का प्रथम दीवान कौन था? यहां पर आपको देखिए ध्यान में रखना है। एक तो प्रश्न आता है अकबर के शासनकाल में प्रारंभिक वर्षों में वकील कौन था? अकबर के शासनकाल का प्रथम वकील, तो वकील तो था बैराम खां। और अकबर का प्रथम दीवान कौन था? तो दीवान था मुजफ्फर खां। यह भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आ चुका है। अब देखिए अकबर के द्वारा नियुक्त दीवानों का क्रम। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि अकबर के शासनकाल में वजीर को क्या कहा जाने लगा? तो वकील कहा जाने लगा। और अकबर के शासनकाल का प्रथम वकील कौन था? तो बैराम खां था। और अकबर ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष वकील की शक्तियों को कम करने के लिए कौन सा नया पद सर्जित किया? तो वो पद था दीवान, जिसका अन्य नाम था दीवाने वजारत ए कुल। और ये जो दीवान होता था इसको राजस्व तथा वित्त मामलों का अकबर ने क्या बनाया? प्रधान बनाया। और अकबर का प्रथम दीवान कौन था? तो वो था मुजफ्फर खां। तो अब देखिए साथियों परीक्षाओं में ये क्रम भी पूछा जाता है। तो सबसे पहला था मुजफ्फर खां, उसके बाद ने बनाया राजा टोडरमल को, उसके बाद ने एवाज शाह को, उसके बाद मंसूर को, और सबसे आखिरी जो दीवान था अकबर के शासनकाल का वो था ख्वाजा शाह मीर फतेह उल्ला। अब देखिए अकबर ने कुछ वर्ष तक जो है वो वकील के पद को खाली रखा। यह आपको ध्यान में रखना है। अकबर ने अपने शासनकाल में कुछ वर्षों तक जो है वो वकील के पद को क्या रखा? खाली रखा, तथा स्वयं प्रधानमंत्री का कार्य अकबर के द्वारा संपन्न किया गया। अकबर ने वकील के एकाधिकार को समाप्त कर उसके अधिकारों को दीवान, मीर बख्शी, मीर सामा और सदर उस सुदूर में बांट दिया। तो ये पदाधिकारी देखिए कौन कौन थे।
अकबर ने वकील की बढ़ती शक्तियों और वकील के एकाधिकार को समाप्त कर उसके जो अधिकार थे उनको इन 4 पदाधिकारियों में बांट दिया। एक तो दीवान, मीर बख्शी, मीर सामा और सदर उस सदूर में बांट दिया। इस तरह से क्या हुआ साथियों, वकील केवल सम्मान का पद ही रह गया था। शाहजहां के काल में वकील का पद समाप्त हो गया। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वकील का पद किस मुगल बादशाह के काल में समाप्त हो गया था? तो शाहजहां के काल में वकील का पद समाप्त हो गया था। और शाहजहां के काल में दीवान को क्या कहा जाने लगा? तो देखिए, दीवान को कहा जाने लगा वजीरे आजम। यह आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार आता है और आपने पढ़ा भी होगा। मुगल काल की पहली और अंतिम महिला जिसे संयुक्त प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया, तो वो कौन थी? जिसे संयुक्त प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया था, तो वो थी माहम अनगा। अब हम बाबर, हुमायूं और अकबर के शासनकाल के दीवान पढ़ चुके हैं। एक आपको दीवान के बारे में और पढ़ना है, जहांगीर का दीवान, एतमादुद्दौला। यह आपको ध्यान में रखना है। इसका मकबरा कहाँ है? इसका मकबरा आगरा में है। पेट्राडुरा शैली पर निर्मित है ये। औरंगजेब के दीवान, ये आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला जो औरंगजेब के शासनकाल का दीवान था वो था मीर जुमला। वीर जुमला के बाद में फाजिल खां को बनाया गया, फिर जफर खां को बनाया और सबसे आखिरी था असद खां। असद खां के बारे में प्रश्न आता है कि सर्वाधिक लंबे समय तक दीवान के पद पर कौन रहा? तो सबसे लंबी अवधि तक लगभग 31 वर्ष 1676 से 1707 ईस्वी तक जो है दीवान रहा था मुगल काल का, वो था असद खां। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद असद खां जहांदार शाह के समय तक 1713 ईस्वी तक वकील ए मुतलक रहा था। एक देखिए, आप बहादुर शाह प्रथम के दीवान का नाम भी ध्यान में रखिए। इसका दीवान था मुनीम खां। बहादुर शाह प्रथम कौन था? अब आपको पता है मुगल वंश में 2 शासक बने हैं बहादुर शाह के नाम से। ये जो प्रथम है ये था औरंगजेब का पुत्र, और एक आखिरी मुगल बादशाह जो था वो था बहादुर शाह द्वितीय। तो बहादुर शाह प्रथम का दीवान था मुनीम खां। अब देखिए साथियों, ये मुगल बादशाह और इनके जो दीवान मैंने बताए हैं ये इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है कि सुमेलित करने की दृष्टि से भी आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में। एक तरफ मुगल बादशाहों के नाम दे देगा और आगे दे देगा दीवान। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुजफ्फर खां आ गया तो आपको किससे सुमेलित करना है उसको? तो आप उसको करेंगे अकबर से। उसी तरह से जैसे अमीर उवैस आ जाए, हिंदू बेग आ जाए, तो आप उसको किससे सुमेलित करेंगे? हुमायूं से कर देंगे, ठीक है ना। उसी तरह से असद खां आ जाए तो उसको आप किससे मैच करेंगे? औरंगजेब से। अब देखिए, मुगलकालीन केंद्रीय प्रशासन के प्रमुख पदाधिकारियों की अपन बात करेंगे। इनमें से प्रश्न बनता है, आप अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। एक बार आपके स्मृति में नहीं आता है, 2-3 बार वीडियो आप देखिए, प्रश्न इनसे बाहर नहीं जाएगा। और देखिए साथियों, आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपकी परीक्षा में मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो के टॉपिक इंक्लूड हैं, शामिल हैं, तो आप ये वीडियो देख लीजिए, पर्याप्त से पर्याप्त हैं। सबसे पहले पदाधिकारी को हम लेके चलेंगे दीवाने कुल। ये जो दीवाने कुल का जो पद था, ये अकबर ने वकील की शक्तियों को कम करने के लिए 1564 में सर्जित किया था। तो आपको पता है अकबर के शासनकाल में 8वें वर्ष दीवान का पद सर्जित किया गया था। तो 1556 में अकबर शासक बना था और 8वां वर्ष है 1564। तो अकबर ने वकील की शक्तियों को कम करने के लिए 1564 में कौन सा नया पद सर्जित किया? दीवाने कुल। अब इसका कार्य क्या था? कार्य आप ध्यान में रखिए, राजस्व तथा वित्त मामलों को यह देखता था तथा राजस्व नीति का निर्माण भी करता था। सूबों के दीवान भी बादशाह द्वारा शाही दीवान से परामर्श करने के बाद ही नियुक्त होते थे। तो सूबे का मतलब होता है प्रांत, प्रांतों को कहा जाता था सूबा। तो सूबे में बादशाह के द्वारा जो दीवान की नियुक्ति होती थी वो भी इस शाही दीवान से परामर्श करने के बाद ही होती थी, यह आपको ध्यान में रखना है। और सभी नियुक्तियां, हस्तांतरण, पदोन्नति के आदेश
दीवान के कार्यालय से जारी होते थे। तो ये तीनों के तीनों कार्य आपको ध्यान में रखने हैं दीवान के। अब देखिए, ये जो शाही दीवान होता था साथियों, इस शाही दीवान की सहायता के लिए अन्य दीवान भी होते थे। ये भी आपको सुमेलित करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा सही है या गलत है। तो सबसे पहला देखो, शाही दीवान की सहायता के लिए अन्य दीवानों की बात करेंगे अपन। दीवाने खालसा। ये दीवाने खालसा कौन होता था? ये खालसा भूमि की देखरेख करता था। जो राज्य की भूमि होती थी उसको बोला जाता था खालसा भूमि। तो खालसा भूमि की देखरेख करता था दीवाने खालसा। दूसरा है दीवाने जागीर। यह जागीर तथा इनाम की भूमि, इनाम की भूमि होती थी सयूरगल भूमि, यह आपको ध्यान में रखना है। इसकी देखरेख कौन करता था? दीवाने जागीर। तीसरा था दीवाने तन। दीवाने तन का क्या कार्य था? यह कर्मचारियों को वेतन बांटता था। चौथा है दीवाने बयूतात। दीवाने बयूतात कौन होता था? राज्य के कारखानों पर नियुक्त होता था दीवाने बयूतात। मीर सामा के अधीन यह कार्य करता था। दीवाने बयूतात जो था वो मीर सामा पदाधिकारी के अधीन कार्य करता था। दीवाने वाकियात, ये क्या करता था? यह रोजाना की आमदनी तथा खर्चों का हिसाब किताब रखता था। अगला है साहिबे तोजीह। साहिबे तोजीह क्या करता था? सैन्य खर्चों की देखरेख करता था। अगला है मुशरिफ खजाना। ये होता था मुख्य खजांची। अगला है मुस्तौफी। मुस्तौफी कौन होता था? ये होता था लेखा परीक्षक या ऑडिटर जनरल। तो देखिए, शाही दीवान की सहायता के लिए ये होते थे अन्य दीवान, जो शाही दीवान के प्रति उत्तरदायी होते थे। और शाही दीवान किसके प्रति उत्तरदायी होता था? बादशाह के प्रति। तो कौन कौन से दीवान सहायता के लिए होते थे और इनके कार्य क्या थे, ये आपको ध्यान में रखने हैं। इस प्रकार धीरे धीरे दीवान ने वकील के अधिकारों का अधिग्रहण कर लिया तथा शाहजहां के काल में दीवान को क्या कहा जाने लगा? हम पहले पढ़ चुके हैं, वजीरे आजम कहा जाने लगा। अब देखिए साथियों, ये जो दीवान होता था ये बादशाह या सम्राट की अनुपस्थिति में बादशाह की ओर से कार्य करता था। मतलब जब भी बादशाह अनुपस्थित होता था तो सारा का सारा जो दायित्व है वो कौन निर्वहन करता था? वो करता था दीवान। इस प्रकार दीवान बादशाह तथा शेष अधिकारियों के मध्य कड़ी का कार्य करता था। बादशाह कोई भी जो सूचना है वो शाही दीवान को देता था और शाही दीवान इस सूचना को किसके पास भेजता था? अन्य अधिकारियों के पास। तो केंद्रीय प्रशासन के सबसे बड़े पदाधिकारी का नाम क्या था? दीवाने कुल। दीवाने कुल का पद किसने सर्जित किया? तो अकबर ने किया था 1564 में, और ये राजस्व और वित्त मामलों को देखता था। ठीक है ना। इसके अलावा सूबों के दीवान जो थे वो बादशाह के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। किससे परामर्श लेने के पश्चात? इसी शाही दीवान से परामर्श लेने के पश्चात। और शाही दीवान की सहायता के लिए जो अन्य दीवान होते थे वो कौन कौन से कार्य करते थे, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब दूसरे पदाधिकारी की अपन बात करेंगे, उसका नाम है मीर बख्शी। यह सैनिक विभाग का प्रमुख होता था, यह आपको ध्यान में रखना है। मुगल काल में सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता था? मीर बख्शी होता था, परंतु यह सेनापति नहीं होता था। देखिए साथियों, यह आपको ध्यान में रखना है, सैनिक विभाग का प्रमुख जरूर होता था मीर बख्शी, लेकिन यह सेनापति नहीं होता था। सेनापति कौन होता था? मुख्य सेनापति बादशाह ही होता था। तो मुगल काल में प्रमुख सेनापति कौन होता था? हम कर देते हैं मीर बख्शी, वहां गलत हो जाएगा। ये मुख्य सेनापति कौन था? बादशाह होता था। और औरंगजेब के अंतिम समय में 4 मीर बख्शी थे। तो वो कौन सा मुगल बादशाह है जिसके शासनकाल में सर्वाधिक मीर बख्शी थे? तो वो औरंगजेब के समय थे 4। अब देखिए मीर बख्शी का कार्य, इन पदाधिकारियों के कार्य परीक्षाओं में निश्चित पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, उलझ मत जाना। इसका कार्य क्या था? सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों का हुलिया रखना, रसद व हथियारों की आपूर्ति करना और सेना में अनुशासन बनाए रखना। मीर बख्शी युद्ध के दौरान सैनिकों को वेतन देता था तथा साधारण समय में यह कार्य दीवाने तन करता था। अभी हमने पढ़ा था दीवाने तन। दीवाने तन का कार्य क्या था? कर्मचारियों को वेतन बांटना। शाही दीवान के अधीन रहता था यह दीवाने तन। लेकिन साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि युद्ध के दौरान सैनिकों को वेतन कौन देता था,
तो युद्ध की परिस्थितियों में वेतन दिया जाता था मीर बख्शी के द्वारा, और साधारण परिस्थितियों में यह कार्य करता था दीवाने तन। सेना का वेतन मीर बख्शी द्वारा सरखत नामक पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही मिलता था। तो सरखत जो था ये एक पत्र होता था जिस पर हस्ताक्षर कर देता था मीर बख्शी, उसके बाद ही सैनिक को वेतन दिया जाता था। मीर बख्शी मनसबदारी व्यवस्था का संचालन भी करता था। तो अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई थी मनसबदारी व्यवस्था। इस मनसबदारी व्यवस्था का संचालन कौन करता था? मीर बख्शी करता था। एक आता है साथियों वाकिया नवीस। वाकिया नवीस कौन होता था? समाचार लेखक व गुप्तचर, मीर बख्शी को ही सूचना प्रदान करते थे। तो वाकिया नवीस जो भी सूचना एकत्रित करते थे वो सूचना किसको देते थे? मीर बख्शी को देते थे। मीर बख्शी जो है इसकी सूचना किसको देता था? दीवान को देता था। और दीवान किसको देता था? बादशाह को। शाही महल की सुरक्षा तथा यात्राओं के दौरान बादशाह की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मीर बख्शी की होती थी। यह आपको ध्यान में रखना है, शाही महल की सुरक्षा, इसके अलावा यात्राओं के दौरान बादशाह को किस तरह की सुरक्षा देनी है, इसकी जिम्मेदारी भी किसकी होती थी? मीर बख्शी की होती थी। तीसरा पदाधिकारी है मीरे सामा। देखिए साथियों, मीरे सामा जो पद था इसकी स्थापना भी किसने की थी? अकबर ने की थी। पहले यह दीवान के अधीन था, परंतु जहांगीर ने इसे मंत्री का दर्जा दे दिया। यह भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मीरे सामा जो था ये पहले अकबर के शासनकाल तक ये दीवान के अधीन था, लेकिन जहांगीर वो मुगल बादशाह था जिसने मीरे सामा को मंत्री का दर्जा दिया। औरंगजेब के काल में इसे खाने शामा कहा जाने लगा। तो मीरे सामा पदाधिकारी को खाने सामा किस बादशाह के काल में कहा जाने लगा? औरंगजेब के काल में। अब देखिए इसका कार्य क्या था? यह घरेलू मामलों का प्रधान होता था। कौन? मीरे सामा। तथा महल व बादशाह की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। तो महल और बादशाह की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था मीरे सामा। और महल की सुरक्षा और यात्राओं के दौरान बादशाह की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? तो वो थी मीर बख्शी की। ये आपको कार्य जो हैं ये आपको अच्छी तरह ध्यान में रखने हैं। अब देखिए मीरे सामा जो था साथियों, ये साम्राज्य के कारखानों का भी निरीक्षण करता था। यह आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरह कि मीरे सामा जो है वो साम्राज्य के कारखानों का निरीक्षण भी करता था। यह दीवाने बयूतात, मुशर्रिफ आदि अधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण भी करता था। चौथा पदाधिकारी है सद्र उस सुदूर। यह धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था। यह आपको ध्यान में रखना है। पहला प्रश्न यही बनेगा कि मुगल काल में धार्मिक मामलों का प्रमुख कौन होता था? तो धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था सद्र उस सुदूर। यह धार्मिक विषयों पर बादशाह को सलाह भी देता था। इसके कार्य क्या थे? दान पुण्य की व्यवस्था करना, धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करना, इस्लामी कानूनों के पालन की समुचित व्यवस्था करना, विद्वानों को कर मुक्त भूमि प्रदान करना और वजीफा देना। ये 5 जो हैं इसके कार्य थे सद्र उस सुदूर के। अब देखिए प्रारंभ में सद्र उस सुदूर तथा मुख्य काजी का पद एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। मतलब जिस व्यक्ति को सद्र उस सुदूर बनाया जाता था उसी व्यक्ति को मुख्य काजी भी बनाया जाता था। तो एक ही व्यक्ति को ये दोनों पद दिए जाते थे, मुख्य काजी और सद्र उस सुदूर का। अब देखिए जब सद्र उस सुदूर मुख्य काजी के रूप में कार्य करता था तो उससे क्या कहा जाता था? काजी उल कुजात। यह आपको ध्यान में रखना है। जब सद्र उस सुदूर मुख्य काजी के रूप में कार्य करता था तो इसे क्या कहा जाता था? काजी उल कुजात। और अकबर के समय से यह पद अलग अलग व्यक्तियों को प्रदान किया जाने लगा। तो प्रारंभ में तो एक ही व्यक्ति को बनाया जाता था सद्र उस सुदूर और मुख्य काजी, और जब सद्र उस सुदूर मुख्य काजी के रूप में कार्य करता था तो उसका नाम क्या हो जाता था? काजी उल कुजात। और अकबर ने क्या किया? अलग अलग व्यक्तियों को ये दोनों पद देने प्रारंभ कर दिए। अब देखिए एक शब्दावली आती है सयूरगल। सयूरगल या मदते माश। कोई सी भी शब्दावली आ जाए, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है दान में दी गई लगान मुक्त भूमि। दान में दी गई लगान मुक्त भूमि को कहा जाता था सयूरगल भूमि या मदते माश। इस भूमि का निरीक्षण कौन करता था?
तो इसका निरीक्षण सदर उस सुदूर के द्वारा ही किया जाता था। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल काल का प्रथम सदर उस सुदूर कौन था? तो मुगल काल का प्रथम सदर उस सुदूर था शेख गदई। यह ध्यान में रखना है, शेख गदई था मुगल काल का प्रथम सदर उस सुदूर, और इसे नियुक्त किया गया था बैराम खां के द्वारा। अकबर ने अपने सदर उस सुदूर, अकबर का जो सदर उस सुदूर था वो था अब्दुल नबी। ये ध्यान में रखना आपको, क्योंकि पता है आपको अकबर के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में इसका संरक्षक बैराम खां था। तो बैराम खां ने किसको बनाया था? शेख गदई को प्रथम सदर उस सुदूर नियुक्त किया था। और अकबर का जो सदर उस सुदूर था उसका नाम था अब्दुल नबी, जिसे भ्रष्टाचार के कारण अकबर ने पद से हटा दिया था। तो यह प्रश्न भी परीक्षाओं में आ चुका है कि किस सदर उस सुदूर को भ्रष्टाचार के कारण अकबर ने पद से हटाया, तो वो था अब्दुल नबी। इसके बाद सदर उस सुदूर का पद अपना महत्व खोता चला गया। अब देखिए साथियों, एक ध्यान देने योग्य जो बात है वो आपको ध्यान देनी है कि सदर उस सुदूर जो होता था उसका कभी स्थानांतरण नहीं होता था। सदर उस सुदूर का कभी स्थानांतरण नहीं होता था। और 1578 ईस्वी से प्रांतों में भी सदर उस सुदूर की नियुक्ति होने लगी। यह भी आपको ध्यान में रखना है, पहले तो केवल केंद्रीय स्तर पर ही सदर उस सुदूर की नियुक्ति होती थी, लेकिन अकबर के काल में 1578 ईस्वी से प्रांतों या सूबों में भी सदर उस सुदूर की नियुक्ति होने लग गई। अब देखिए, शाहजहां के काल में सदर उस सुदूर कौन था? तो वो था मुसब्बी खां। औरंगजेब के काल में सदर उस सुदूर कौन था? तो ये था सैयद जलाल। ये सारे परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। शाहजहां के काल का प्रमुख सदर सुदूर था मुसब्बी खां, और प्रश्न आ जाता है सैयद जलाल किस मुगल बादशाह का सदर उस सुदूर रहा है? तो ये किसका रहा है? तो ये रहा है औरंगजेब का। तो सदर उस सुदूर पदाधिकारी आप समझ गए होंगे, ये धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था और धार्मिक विषयों पर बादशाह को क्या देता था? अपनी सलाह देता था। और प्रारंभ में एक ही व्यक्ति को सदर उस सुदूर और मुख्य काजी बनाया जाता था, लेकिन अकबर ने क्या किया? अलग अलग व्यक्तियों को ये अलग अलग पद देने प्रारंभ कर दिए। और मुगल काल का प्रथम सदर उस सुदूर कौन था? यह आपको ध्यान में रखना है, शेख गदई था। और अकबर ने भ्रष्टाचार के कारण किस सदर उस सुदूर को हटा दिया था? तो वो हटाया था अब्दुल नबी को। अब देखिए, और छोटे छोटे पदाधिकारी हैं काजी उल कुजात, ये हम पढ़ चुके हैं। ये होता था मुख्य काजी। मुख्य काजी जो होता था उसको कहा जाता था काजी उल कुजात। इसकी सहायता के लिए मुफ्ती होते थे, जो क्या करते थे? कानून की व्याख्या करते थे। तो मुख्य काजी की सहायता के लिए कौन होते थे? मुफ्ती होते थे। मुफ्ती का कार्य क्या था? कानून की व्याख्या करना। और मुफ्ती की व्याख्या के आधार पर मुख्य काजी जो है वो निर्णय देता था। एक आता है साथियों मुहत्सिब। इस पदाधिकारी की जो नियुक्ति है वो की थी औरंगजेब ने। कई बार परीक्षाओं में आता है मुहत्सिब की नियुक्ति सबसे पहले किसने की थी? तो इसकी नियुक्ति की गई थी औरंगजेब के द्वारा। और इसके कार्य क्या थे? ये प्रजा के नैतिक चरित्र की देखरेख करते थे। तो प्रजा के नैतिक चरित्र की देखरेख कौन करते थे? तो वो करते थे मुहत्सिब। दूसरा कार्य है, इस पर नजर रखते थे कि मुस्लिम प्रजा इस्लाम के अनुसार आचरण कर रही है या नहीं। तो ये मुहत्सिब जो होता था वो इस पर नजर रखता था कि मुस्लिम प्रजा जो है वो इस्लाम के अनुसार आचरण कर रही है या नहीं कर रही है। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों व पाठशालाओं को तोड़ने की जिम्मेदारी भी मुहत्सिबों को सौंपी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने की जिम्मेदारी औरंगजेब ने किसे सौंपी? तो वो किसको सौंपी थी? मुहत्सिबों को। तो केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत आपको 4 पदाधिकारियों के बारे में विशेष रूप से पढ़ना है साथियों, जिसमें से प्रश्न आता है। एक तो दीवाने कुल, इसके अलावा मीर बख्शी, इसके अलावा मीर सामा, और एक है सदर उस सुदूर। अब देखिए मुगल काल के अन्य उच्च पदाधिकारी कौन कौन से हैं, ये भी आप ध्यान में रखिए। जैसे प्रश्न आ जाता है मुगल काल में जल सेना का प्रधान कौन था, या शाही नौकाओं की देखरेख कौन करता था? तो कौन पदाधिकारी करता था? मीर बहर। इसी तरह से मुगल काल में शाही तोपखाने का प्रधान कौन होता था? तो शाही तोपखाने का प्रधान होता था, उस पदाधिकारी को कहा जाता था मीर आतिश।
वन विभाग का अधीक्षक कौन होता था? मीरे बरर। बादशाह के पास भेजे जाने वाले आवेदन पत्रों का प्रभारी कौन होता था? तो वो होता था मीरे अर्ज। धार्मिक उत्सवों का प्रबंध कौन करता था? तो ये करता था मीरे तोजक। इसका मतलब ये नहीं है, कई विद्यार्थी देखते हैं धार्मिक शब्द आ गया अब तो सदरु सुदूर ही करना पड़ेगा, क्योंकि धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था वो, लेकिन धार्मिक उत्सवों का प्रबंध कौन करता था? तो प्रबंध करता था मीरे तोजक। हालांकि ये सदरु सुदूर के प्रति ही जिम्मेदार होता था, यह आपको ध्यान में रखना है। धार्मिक उत्सवों का प्रबंध कौन करता था? मीरे तोजक करता था। अगला है वाकिया नवीस। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं पहले। ये समाचार लेखक व गुप्तचर होते थे जिनको कहा जाता था वाकिया नवीस, और सूबों या प्रांतों की गुप्तचर व्यवस्था का प्रधान होता था ये वाकिया नवीस। सूबे की हर सूचना जो है ये केंद्र को नियमित रूप से प्रदान करता था। अब देखिए, एक जो शब्दावली आती है जो गुप्तचर प्रणाली से जुड़ी हुई है, वो शब्दावली आप ध्यान में रखिए। जैसे आ जाता है हरकारा। हरकारा कौन था? तो ये गुप्तचर प्रणाली से जुड़ा हुआ था। वाकिया नवीस जो है ये समाचार लेखक व गुप्तचर होते थे। खुफिया नवीस जो हैं ये भी गुप्त रूप से मुख्य खबरें केंद्र को देते थे, तो ये भी गुप्तचर थे। इसी तरह से सवनी है निगार, ये भी गुप्तचर थे। और दरोगा ए डाक चौकी, ये भी कौन थे? ये भी गुप्तचर प्रणाली से जुड़े हुए पदाधिकारी थे। तो गुप्तचर प्रणाली से जुड़े हुए पदाधिकारी, ये जो मैंने आपके सामने नाम लिखे हैं 5, ये पांचों ही गुप्तचर प्रणाली से जुड़े हुए पदाधिकारियों के नाम हैं। इसी तरह से वाकिया नवीस आता है। एक आता है खुफिया नवीस, ये गुप्त रूप से मुख्य खबरें केंद्र में देते थे। हरकारा, ये भी हम पढ़ चुके हैं ऊपर। हरकारा था जासूस एवं संदेश वाहक। दरोगा डाक चौकी, ये गुप्तचर व डाक विभाग का प्रमुख था। एक देखिए, ध्यान में रखिए साथियों, बितिकची। बितिकची कौन था? प्रांतों में भूमि व लगान के कागज तैयार करता था। तो प्रांतों में भूमि व लगान के कागज कौन तैयार करता था? बितिकची करता था। एक है मुशर्रिफ, यह भी परीक्षाओं में कई बार आता है। राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा कौन रखता था? या मुगल काल का लेखा अधिकारी कौन था? तो यह मुशर्रिफ था, इसको हम पढ़ चुके हैं। मुस्तौफी कौन था? ये मुस्तौफी जो था ये मुशर्रिफ के द्वारा तैयार रिकॉर्ड की जांच करता था। मुशर्रिफ जो रिकॉर्ड तैयार करता था उसकी जांच कौन करता था? मुस्तौफी। ये होता था लेखा परीक्षक। तो लेखा अधिकारी आपको ध्यान में रखना है, मुशर्रिफ होता था, और लेखा परीक्षक कौन होता था? मुस्तौफी। और लास्ट है मुस्दी। मुस्दी कौन होता था? यह बंदरगाहों के प्रशासन की देखरेख करता था। अब देखिए साथियों, मुगल बादशाह अकबर के संदर्भ में एक तथ्य है वेरी इंपॉर्टेंट। मुगल शासक अकबर ने गरीबों तथा अनाथों के लिए 3 दरिद्रालय खुलवाए थे। हिंदुओं के लिए जो दरिद्रालय खुलवाया था वो था धर्मपुरा में, मुसलमानों के लिए स्थापित करवाया था खेरपुरा में, और जोगियों के लिए करवाया था जोगीपुरा में। ये दरिद्रालय अबुल फजल की देखरेख में गरीबों को भोजन देने के लिए स्थापित किए गए थे। तो किसकी देखरेख में स्थापित करवाए गए थे अकबर के द्वारा? अबुल फजल की देखरेख में। तो साथियों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने संपूर्ण रूप से बात की है मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन की। आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो साथियों, पर्टिकुलर किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है। चाहे आप RS प्री की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप IAS की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड, रिट भर्ती की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पुलिस, पटवारी, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो मेरा चैनल है ये आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। और आप नियमित रूप से चैनल से जुड़िए, उसके बाद में अपना एग्जाम दीजिए और बाद में आप स्वयं निर्णय लीजिए कि कितने प्रतिशत जो प्रश्न हैं आपके मेरे वीडियो से आए हैं। तो साथियों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।